हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं चौकस। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ हाजिर हैं इस बार रक्षक में। साल 2022-23 के रक्षा निर्यात के आंकड़े सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और हम करीब 16,000 करोड़ की रक्षा निर्यात के करीब पहुंच चुके हैं। करीब 8 साल पहले ये सोचना एक तरह से नामुमकिन था कि हम इस तरह का रक्षा निर्यात भी कर सकते हैं। सरकार की कोशिशों से ये संभव हुआ है और सबसे बढ़कर पूरे देश में एक ऐसा रक्षा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो भविष्य की जरूरतों के लिहाज से पूरी तरह से मजबूत है। सरकार की तरफ से निरंतर नीतिगत पहलों और रक्षा उद्योग के अभूतपूर्व योगदान से भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात में अहम उपलब्धि हासिल की है। इस वित्त वर्ष में निर्यात अपने लगभग 16,000 करोड़ रुपए के अभी तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। यह 2016-17 के बाद से 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। साल 2016-17 में 1,521 करोड़, 2017-18 में 4,682 करोड़, 2018-19 में 10,745 करोड़, 2019-20 में 9,115 करोड़, 2020-21 में 8,434 करोड़, 2021-22 में 12,814 करोड़ और 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत फिलहाल 85 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है और एरो इंडिया 2023 में 104 देशों की भागीदारी भारत की बढ़ती रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। लगभग 8 साल पहले तक एक आयातक के तौर पर पहचाना जाने वाला भारत डोर्नियर 228 155 mm एडवांस्ड टोल आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिम्युलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्म्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, एम्यूनिशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर सिस्टम, लाइन रिपेसिएबल यूनिट और एवियोनिक्स और स्मॉल आर्म्स और बड़े प्लेटफॉर्म्स का निर्यात करता है। दुनिया में LCA, तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, MRO गतिविधियों की मांग बढ़ रही है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान कई नीतिगत पहल की है और सुधार किए हैं। पूरी तरह से ऑनलाइन निर्यात की व्यवस्था के साथ देरी को कम करने और कारोबारी सुगमता के साथ नियत निर्यात प्रक्रियाओं को सरल और उद्योग के अनुकूल बना दिया गया है। सरकार ने प्रौद्योगिकी, बड़े प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों के अंगों और घटकों के निर्यात हस्तांतरण के लिए 3 ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस अधिसूचित किए हैं। इसके साथ ही विभिन्न देशों से प्राप्त निर्यात के अनुरोधों को वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से पंजीकृत भारतीय रक्षा निर्यातकों तक पहुंचाया जाता है, ताकि वे निर्यात अवसरों पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकें। भारतीय रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को सहूलियत प्रदान करने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मशीनों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है। सर, डीडी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में सर जिस तरीके से तेजस को लेकर खबर आ रही है कि अर्जेंटीना ने उसको खरीदने में अपनी इंटरेस्ट जो है वो शो किया है, किस तरीके से लगता है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है, सरकार उसको बहुत तेजी से लेकर आगे बढ़ रही है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है सर? मुझे लगता है जिस प्रकार से भारत ने अपने आप को एक उस मकाम पर जहां पहुंचाया है, जहां पे अब
पूरे विश्व में लग रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे रूल ऑफ लॉ है, एक डेमोक्रेसी है, टेक्निकल नो हाउ है, लोगों में वो जज्बा है, और सामान जो बना रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और खासकर तेजस को देखते हुए जो दिलचस्पी पैदा हुई है, चाहे वो मलेशिया के साथ भी शुरू में हुआ, उसके बाद चाहे डील हुआ ना हो, लेकिन जिस प्रकार से अर्जेंटीना इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये साफ दर्शाता है कि इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है, इंडिजिनस सोच है, चाहे उसके इंजन्स बाहर से आए। आज की तारीख में हो सकता है धीरे धीरे करके फ्रांस के साथ जिस तरीके से बातचीत हो रही है, यूएसए के साथ बातचीत हो रही है, इंडिया में वो इंजन्स बनेंगे। तो अगर अमेरिका के साथ हो गया 80% इंडियन होगा, अगर फ्रांस के साथ है तो 100% इंडिया में ही बनेगा। तो इस तरह के फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो कि जरूरी नहीं कि और इकोनॉमिक, हर कोई देश देखता है कि क्या हमारे पास उतने पैसे हैं इस तरह के सामान खरीदने के, और उसमें क्या वो सब चीजें शामिल हैं जो सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में है। तो भारत एक ऐसा उनको लगता है देश है जो सब कुछ देने को तैयार है। मॉडर्न प्लेटफॉर्म, लेटेस्ट इंजीनियरिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और सस्ता और और उसके साथ उसका मेंटेनेंस भी सस्ता। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ये जितने वी कैन से दी साउथ वर्ल्ड, जिसका नेतृत्व अब भारत लेने की कोशिश में है, और भारत के ऊपर सबकी निगाहें हैं, मुझे लगता है उस दृष्टि को देखते हुए जरूर डिफेंस एक ऐसा मैं कहूंगा सच ए सेगमेंट कि अगर आपका डिफेंस कोऑपरेशन देशों के साथ है, जो आज की तारीख में हमारा 25 एक देशों के साथ है, हम लोग मल्टी लेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको बुलाते हैं, हम लोग उधर जाते हैं। अगर आप डिफेंस में टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, ऑपरेबिलिटी एक दूसरे को के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अपनी जो मैं कहूंगा जो मकाम है वो अब उसकी दाद देनी पड़ेगी कि लोगों को अब पूरे विश्व में लग रहा है कि भारत, और जिस प्रकार से भारत टक्कर भी दे रहा है, चीन जिस प्रकार से एक एक्सपैंशनिस्ट मकसद से जिस प्रकार से फैल रहा है पूरे विश्व भर में, आप देखिए जिस प्रकार से अभी लेटेस्ट वियतनाम देखो, किस प्रकार से वियतनाम के साथ कोऑपरेशन हो रहा है हम लोगों का, फिलीपींस के साथ क्या कोऑपरेशन हो रहा है, इंडोनेशिया के साथ, अंडमान एंड निकोबार और उनका एके प्रोविंस के साथ जिस प्रकार से हम लोगों का डिफेंस कोऑपरेशन। तो मुझे लगता है सब कोई की निगाहें जो हैं भारत के ऊपर हैं, और भारत भी अब पहले इंपोर्ट करता था, अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट करने लग गया। अब मैं आपको आश्चर्य होगा, जिस साल में रिटायर हुआ, आई थिंक वी वर एक्सपोर्टिंग समथिंग लाइक 5,121 करोड़, और अब 2022-23 तक इट हैज बिकम 15,921 करोड़। वी आर एमिंग एट 35,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर। तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ा स्टेप है। और यही नहीं, इवन इन स्पेस टेक्नोलॉजी में देखिए कहां के देश हमारे पास आते हैं कि आप हमारा सैटेलाइट लॉन्च कीजिए, आप हमारा सैटेलाइट लॉन्च कीजिए। तो और ₹1, मतलब आप सोच नहीं सकते कि भारत की टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू द वर्ल्ड एट सच रेट्स दैट दे कैन नॉट इमेजिन। और हम लोग बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं, हम लोग श्रीलंका की मदद कर रहे हैं, हम लोग नेपाल की मदद कर रहे हैं। मतलब ऑल द टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, चाहे स्पेस में है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, सबके साथ शेयर करने की जो हमारी क्षमता भी है और एक पहल भी है, उस पहल को मुझे लगता है देख करके पूरे विश्व भर में भारत के ऊपर सबकी निगाहें टिकी है, और भारत के ऊपर भी एक इतना बड़ा जिम्मेवारी हो गई है कि वो उनके प्रति एक सद्भावना एक तरीके से शेयर करना, उनको ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में बुलाना, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी कोई शेयर नहीं करता, कोई शेयर नहीं करता, वही शेयर करते जो दोस्त होते हैं। एंड दिस फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो है, आई थिंक दे आर द बाइंडिंग फैक्टर्स एंड विच विल हेल्प अस इन आत्मनिर्भरता। तो जिस तरीके से हाल ही में जी जो प्राइम मिनिस्टर की यूएस विजिट रही थी, उसके दौरान भी जी के साथ जिस तरीके से HAL का एग्रीमेंट रहा कि फ्यूचर में जो इंजन होगा F414 वो अब इंडिया में ही बनेगा, तो आपको नहीं लगता कि जो हमारी स्पीड थी मेक इन इंडिया की, उसमें ये थोड़ा और ज्यादा स्पीड देगा? बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरी तरह से जो पुश है वो दिया ही जा रहा है, पॉलिसी वाइज भी दिया जा रहा है, आप फाइनेंस वाइज भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। लेकिन जो ये फॉरेन कोलैबोरेशन भी हो रहा है टेक्नोलॉजी का, उसको आप कितना अहम मानते हैं कि मेक इन इंडिया में हमारे देश में डिफेंस की प्रोडक्शन के लिए कितना खासा अहम है? बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा। जो आपने सवाल पूछा, बहुत ज्यादा। एक तो उनका हमारे ऊपर विश्वास कि हम वो उस तरह की टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा, आफ्टर ऑल कोई देश हमारे साथ तब कोलैबोरेट करेगा कि जब वो भी तो यहां से एक्सपोर्ट होएगा। अगर वो एक्सपोर्ट होगा, इफ इट इज से मेड इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस, इन कोलैबोरेशन विद यूएसए और इन कोलैबोरेशन यूरोपियन यूनियन और जर्मनी, जो भी देश है हमारे साथ, जो हम जिनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका भी तो रेपुटेशन एट स्टेक है, तो हमारा भी रेपुटेशन एट स्टेक है। तो हमारे इसमें वो तभी हमारे साथ आएंगे जब उनको मालूम है कि भारत के अंदर जो है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की काबिलियत बहुत है। भारत में भी अब उस इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की काबिलियत है। मतलब वो, और हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत जबरदस्त एक तरीके से मैं कहूंगा कि इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हमारे यहां पर हैं वो भी आगे आ रही हैं। भारत एफडीआई की ओर से फुल फ्रीडम दे रखा है सबको, या आप कोलैबोरेट करो, आप भारत के अंदर टेक्नोलॉजी लाओ, भारत के अंदर बनाओ। डिफेंस कॉरिडोर में जिस तरीके से कंसेशन, चाहे वो तमिलनाडु में है चाहे उत्तर प्रदेश में है, तो ये सब दर्शाता है कि भारत की जो सरकार है वो बहुत सीरियस है, जो लीडरशिप है वो बहुत सीरियस है। अब हम लोगों ने ये जो एनवायरमेंट बना रहे हैं, उस एनवायरमेंट का पूरा फायदा उठाने की काबिलियत हमें होनी चाहिए, और वो है। बिल्कुल। देखिए, पॉलिसी वाइज जिस तरीके से सर, अगर आपसे करीब 8-9 साल पहले की बात अगर सोची जाए, तो पॉलिसी के लेवल पे, इंडस्ट्रीज के लेवल पे ये सोचना भी बहुत मुश्किल था कि हम 16,000 करोड़ के आंकड़े को इतनी जल्दी पार कर पाएंगे, और अब हम पहुंच चुके हैं इस जगह। और अब भविष्य में उम्मीद ही की जा रही है कि 2 साल बाद करीब 35,000 आंकड़े को हम पहुंच पाएंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको पहचाना गया, आगे बढ़ाया गया, इंडस्ट्री पे जो एक फेथ जनरेट किया गया, उसको आप सर किस तरीके से देखते हैं? आपने बहुत मतलब एक अहम सवाल पूछा। किसको मालूम था कि यूक्रेन और रशिया के साथ ऐसे होएगा? किसी को नहीं मालूम था। कौन सोच सकता था 10 साल पहले, जब हम लोगों ने इस तरह का आत्मनिर्भर के ऊपर चले, डिफेंस के लिए हमने कहा कि हम आत्मनिर्भर होंगे, सिक्योरिटी नीड्स हम अपने खुद करेंगे, चाहे हम विश्व के सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टर थे, वो चाहे रहे, पर एक्सपोर्टर में भी आएंगे। अभी हम टॉप 10 कंट्रीज में आने लगे हैं, धीरे धीरे हमारा नाम हो रहा है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में। अब टॉप 10 में से धीरे धीरे करके हो सकता है अगले साल 9वीं पोजीशन, 8वीं करते करते अगर टॉप 3 में आ जाए, टॉप 3 में हमारी इकोनॉमी पूरे विश्व भर में। तो ये सब चीजें जो मिल करके हो रही हैं, मुझे लगता है ये एक ऐसा जो मैं कहूंगा सरकार ने ऐसा एक नेतृत्व दिया, और ओपनली। अब आप देखिए, डिफेंस अटैचे हम बुलाते हैं, और 4th डिफेंस अटैचे का कॉन्फ्रेंस भारत के अंदर हुआ, डेफ एक्सपो में हम उनको बुलाते हैं। सारे मिलिट्री अटैचे जो भारत के अंदर है विश्व के, उनको हम लोग बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको ब्रीफिंग देते हैं। हम अपने डिफेंस अटैचेज को जो बाहर है उनको बताते हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग क्या दे सकते हैं, चाहे वो स्मॉल आर्म्स में हो, चाहे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हो, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट्स में हो, चाहे स्मॉल आर्म्स में, राइफल्स में हो, ड्रोन्स में हो, एंटी ड्रोन इक्विपमेंट हो, जो भी। मतलब धीरे धीरे करके उस मिलिट्री अटैचे को हमने उस मकाम पर जा पहुंचाया कि वो उन देशों के साथ बातचीत करे। कोई सीक्रेसी नहीं है। पहले सब कोई अपने अपने कमरों में बैठे रहते थे, चुपचाप बैठते थे कि भाई हमारा टेन्योर। अब उनको हम लोग प्रोत्साहित करते कि आप जाइए, मिलिए, उनको बताइएगा हमारी क्या काबिलियत है और हम उनकी मदद क्या कर सकते हैं, चाहे वो डीआरडीओ है, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, चाहे पैसा है। आज की तारीख में वी आर डेवलपिंग एटलीस्ट 6.5 to 7% जीडीपी का आप ग्रोथ देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। वी आर लुकिंग एट $5 trillion इन द नेक्स्ट 4 years and 5 years। मतलब इस तरीके की ग्रोथ जो है, और हो सकता है 2047 में भी टचिंग $20 trillion इकोनॉमी। मतलब अगर 2047 तक वी आर टचिंग $20 trillion इकोनॉमी, और अभी नेक्स्ट 4-5 years वी आर गोइंग टू बी द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है स्कोप बहुत है। और भारत के अंदर जो एनवायरमेंट है, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, रूल ऑफ द लॉ है। मतलब तानाशाही नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है। वो सबको मालूम है कि जो भी होएगा ठीक होगा। और इसका जो अगर हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इतना है, आउटसोर्सिंग इतना है, तो सब कुछ उसके मुताबिक होता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट गिव्स पीपल द होप कि यस, इस देश के अंदर के साथ हमारा जो अगर डिफेंस कोऑपरेशन होगा, उनका भी फायदा होगा और भारत का भी फायदा होगा।
रक्षा निर्यात में 16,000 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मेक इन इंडिया की एक बड़ी भूमिका है। सरकार की कोशिश के जरिए मेक इन इंडिया ने न केवल रक्षा सेनाओं की ज़रूरतों को पूरा किया है, बल्कि पूरे देश में सरकार ने एक ऐसा इकोसिस्टम भी तैयार किया है जो न केवल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है। सबसे बढ़कर हमारी रक्षा सेनाओं की ज़रूरत के साथ हम अपने मित्र पड़ोसी देशों की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी, माँ को देके खूब माँ का मान किए जाते हैं। भारत ने अपने दुश्मनों को तो हर बार अपनी जांबाजी के दम पर सबक सिखाया है, लेकिन घातक हथियार, आधुनिक उपकरण संघर्ष की दशा दिशा बदल रहे थे। जरूरत थी अपने दम पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की, और 8 साल पहले ऐसी ही एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की शुरुआत 2014 में मेक इन इंडिया से ही हो चुकी थी। इसका मकसद निजी उद्योग को सशक्त बनाने के लिए फोकस करने के साथ इसमें प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं। यहां तक कि डीपीपी 2016 में भारतीय IDDM यानी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया हुआ होगा, जो एक नई शुरुआत थी। यदि किसी भारतीय कंपनी ने भारतीय IDDM का विकल्प चुना तो उसे अन्य सभी श्रेणियों पर वरीयता देने के प्रावधान किए गए। साल 2022 की पूंजी बाजार की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल है कि इसका कारण क्या है? रक्षा मंत्रालय ने 300 से अधिक प्रकार के रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और घरेलू बाजार से खरीद के लिए अन्य उपायों की शुरुआत से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसका सीधा फायदा मिला है। नए विचार, नई सोच और नवाचार, ये ही वो तत्व हैं जो आत्मनिर्भरता की पताका को ऊंचा लहरा सकता है। इसी सोच को आकार देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार में शामिल स्टार्टअप और ऐसी अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। इस बेहतरीन पहल का नतीजा यह हुआ कि जुलाई 2022 तक आते आते आईडेक्स पहल के तहत 250 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आवंटन किया गया है, और 400 करोड़ रुपए से अधिक की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। सिर्फ यही नहीं, आईडेक्स हजारों नौकरियां पैदा करने और भारतीय प्रतिभा को वापस देश में आकर्षित करने में सक्षम रहा है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की प्रक्रिया एक कदम और बढ़ाते हुए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण का। बेहद महत्वपूर्ण ये संस्थान भारत के सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए गोला बारूद, मिसाइल सिस्टम के लिए रसायन, विस्फोटक, प्रणोदक, बख्तरबंद वाहन, पैराशूट, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा हथियारों का निर्माण करता रहा है। लेकिन जरूरत थी इसकी क्षमताओं को बदलते वक्त के मुताबिक नई सोच, नई धार देने की। मई 2020 में आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर इसका निगमीकरण कर दिया गया। लक्ष्य था आयुध आपूर्ति में बेहतर स्वायत्तता, दक्षता और जवाबदेही के लिए समूह को छोटी कंपनियों में विभाजित करना। अब आयुध निर्माणी बोर्ड समूह के लगभग 70,000 कर्मचारियों, संपत्तियों और संचालन को इन 7 DPSU में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही शुरुआत हुई देश में रक्षा आत्मनिर्भरता के एक नए युग की। INS विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के
बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। स्वदेश में निर्मित पहली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो गया। ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है विक्रांत का फ्लाइट डेक, जहां से विमान उड़ेंगे। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 7500 समुद्री मील तक के सफर करने की क्षमता भी। विक्रांत के बाद भारत के पास 2 विमान वाहक पोत होंगे, पहले से ही सेवा में शामिल आईएनएस विक्रमादित्य और अब आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। We have a target on bearing 090. All positions, dive, dive, dive. Dive, dive, dive. Target parameters acquired, sir. Very good. Fire WLT-1 and 2. WLT-1 and 2 fired, sir. पचास साल पहले भारतीय पनडुब्बियों के गौरव से भरे सफर की शुरुआत हुई थी आईएनएस कलवरी से और 21वीं सदी में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की शुरुआत इसी कलवरी के नाम से हुई। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में प्रोजेक्ट 75 के तहत हुई। ये एक बड़ी सामरिक रणनीतिक छलांग थी जो नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए तो जरूरी थी ही, साथ ही भविष्य की सुरक्षा तैयारियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी। प्रोजेक्ट 75 की सफलता पिछले 75 सालों में नौसेना के सफर को भी बताती है। कलवरी क्लास की 6 सबमरीन में से आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज और बेला के बाद 5वीं पनडुब्बी वागीर भी अब समंदर में है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे, दिल दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम तभी तक अपने घरों में सुरक्षित हैं जब तक मौजूद हैं हमारे रक्षक।